नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन, जिसमें चक्रवात, जल धाराएं ठंडी और गर्म, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा और वायुमंडल से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक जो है एक वीडियो बनाया था, सौर मंडल, अक्षांश और देशांतर। तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके इसी पे आप वीडियोज़ पे क्लिक करना, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि जीट के लिए आए हुए जो क्वेश्चन है 2011 से 21 सामाजिक शिक्षण विधियाँ, ठीक है, और जैसे NCERT के, ये सब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये ही श्रृंखला चल रही है। और 10 दिन बचे हैं जीट के, तो हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन करते हैं। तो अपना प्रश्न ये है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। क्या हुआ, जैसे ये चक्रवातकार, भूकंपकार नाम लिया ना, लाइट चली गई। तो देखो, असत्य कथन जो है, वाताग्र को चक्रवातों व प्रति चक्रवातों का पालना कहा जाता है। पहला ऑप्शन, थोड़ा जूम कर देते हैं। अगला ऑप्शन, चक्रवात उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। चक्रवातों में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। चक्रवातों का आकार अंडाकार, गोलाकार या वी अक्षर के समान होता है। बताइए, इसका उत्तर जो है वो आप बताइए क्या होगा। तो देखो, वाताग्र क्या होता है, जैसे वायु की धाराएं हैं, तो वायु की धारा जिस हिसाब से चल रही है तो वो उसका वाताग्र कहलाता है। चक्रवात उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं नहीं, चक्रवात जो है वो निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है उसको भरने के लिए, यानी जिस स्थान पे वायुदाब कम है, गर्मी की वजह से वायु वहाँ की फैल गई और वो स्थान रिक्त हो गया लगभग, और जहाँ वायु ज़्यादा है, घनी है, वहाँ की वायु इधर इसको भरने के लिए जो है वो आएगी। तो इसलिए चक्रवात जो है वो निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। चक्रवातों में हवाएं, जैसे ये चक्रवात है मान लीजिए, ठीक है, चक्रवात ऐसे चलता ना, आपने देखा है, तो परिधि से केंद्र की ओर चलती है। ये इसकी परिधि है और ये इसका केंद्र है, तो परिधि से केंद्र की ओर जो है वो चलती है। चक्रवातों का आकार अंडाकार, गोलाकार या वी आकार हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चक्रवात अपेक्षाकृत वे निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं जो केंद्रीय एवं सटी समदाब रेखाओं से घिरे हैं। यह किसने बताया है? तो अब ये तो एक प्रसिद्ध भूगोलवेता का कथन है। इस कथन को तो जरूरी नहीं कि आपको याद हो ही, तो ये टिवारथा का कथन है, याद रखना। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। ये बता दूं मैं आपको कि जियोग्राफी के जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ तो ये उपयोगी है ही, विशेषकर रीट में जो नई यूनिट जो क्वेश्चन जुड़े हैं, यूनिट 6 में जियोग्राफी के टॉपिक जुड़े हैं, उनके लिए विशेष उपयोगी है, सामाजिक के लिए। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में होता है। अगला कथन आप देख पा रहे हैं कि पछुआ पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिमी दिशा में चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में तापीय चक्रवात, गतिक चक्रवात और प्रवासी चक्रवात होते हैं। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा के अनुकूल। देखो, आप इस चीज़ों को समझने के लिए पहले पृथ्वी को समझो, फिर ये इसका ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो हवाएं ऐसे विपरीत दिशा में ऐसे चलेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल क्लॉक वाइज जो है ऐसे, और ये है एंटी क्लॉक। ठीक है, तो ये कथन सो सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत और उष्ण, यानी वो जो इलाका है शीतोष्ण वाला, ये ऊपर वाला, इसमें चक्रवात में तापीय चक्रवात, गतिक चक्रवात आदि आते हैं। ये भी सही है। ये जो है पछुआ पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा, तो यहाँ पर जो है उल्टा होगा इसका, पश्चिम से
पूर्व होगा, पछुआ पवनों में जो है पश्चिम से पूर्व दिशा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? ये चक्रवात है कुख्यात और उनके स्थानों के नाम है। जैसे हरिकेन, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखना हरिकेन अमेरिका का है। टाइफून, ये हमने कल परसों देखा था, टाई पहनते हैं और फ़ोन चलाते हैं। फ़ोन ज़्यादा कहाँ के प्रसिद्ध? चीन के। ट्रिक से आप याद रख सकते हो, तो चीन। टार्नेडो, ये अमेरिका में मिसिसिपी, मिसिसिपी नाम से वहाँ नदी भी है मिसिसिपी में, सॉरी, तो सभी सुमेलित है। उष्ण चक्रवातों के उत्पत्ति का क्षेत्र है, उष्ण यानी गर्म इलाके में जो चक्रवात आते हैं उनके उत्पत्ति का क्षेत्र क्या होगा यहाँ पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। देखो अंटार्कटिका तो है दक्षिणी ध्रुव वाला, आर्कटिक है उत्तरी ध्रुव वाला। निम्न में से कौन सा कथन, आर्कटिक नहीं होगा इसमें, शीतोष्ण उच्च वायुदाब पेटी भी हो सकता है। तो इस पे आप थोड़ा सा और कमेंट करना, या फिर इसका उत्तर कमेंट में और दे देंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन है इस पे, क्योंकि उष्ण का पूछा है ना, आर्कटिक में तो ठंडे भी हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रति चक्रवातों के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन प्रति चक्रवातों के बारे में सही नहीं है? तो प्रति चक्रवात, चक्रवात आने के बाद जो आता है प्रति चक्रवात, तो केंद्र में उच्च वायुदाब, परिधि की ओर कम वायुदाब, तो ये सही है क्या? दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात के समय मौसम साफ, आकाश स्वच्छ तथा हवाएं मंद हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल एकदम सत्य है ही। तो इसका उत्तर जो है ये भी सही है, ये भी सही है। इसका उत्तर होगा आगे वाला ऑप्शन। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा, जो अभी हमने पहले देखा, तो ये जो है ये चक्रवात में होता है, प्रति चक्रवात में ये नहीं होता, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा, सही नहीं है। सुनामी, सुनामी यानी समुद्र में आने वाला भूकंप, तो पोताश्रय तरंगे, समुद्री तरंगे, किस भाषा का शब्द है सुनामी? तो आप जानते होंगे जापानी, और 2004 में दिसंबर में जो आई थी वो अब तक आई हुई भयानक सुनामियों में से एक है। निम्न में से असत्य कथन चुने। महासागरीय जल कभी शांत नहीं रहता बल्कि हमेशा गतिमान रहता है, बिल्कुल शाश्वत सत्य है। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब ऐसे आडी और ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे लंबी, दोनों प्रकार की गतियाँ होती है जल में, होती है बिल्कुल। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म और ठंडी जल धाराओं में वर्गीकृत किया है। महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। तो महाद्वीपीय शेल्फ इसको हम नहीं कहेंगे, इसको जो है ताप प्रवणता कहा जाता है। गिरावट आती है उससे महाद्वीपीय ताप प्रवणता, क्योंकि ताप से संबंधित ही है ना, यानी महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पे ये तापमान में गिरावट आती है उसे ताप प्रवणता क्षेत्र कहते हैं। निम्न में से कौन सी गर्म जल धारा नहीं है? पृथ्वी के ऊपर समुद्रों में ध्रुवों से तो ठंडी जल धाराएं आती है, भूमध्य रेखा से गर्म जल धाराएं जो है वो दोनों ओर निकलती है, और इधर वापस ध्रुवों से ठंडी, और इस प्रकार से ये मिलती भी है। जहाँ पे मिलती है वो इलाका जीवों के लिए काफ़ी अनुकूल होता है, क्योंकि वहाँ दोनों का एक टेम्परेचर सम हो जाता है। तो गर्म जलधारा नहीं है, कौन सी गर्म नहीं है? तो देखिए ओंगलास या अंगुलहास, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, ये सब गर्म है। फोकलैंड जो है ये है ठंडी जलधारा। निम्न में से असत्य कथन जो है उसको चुनें। दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं, सही है बिल्कुल।
जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो निम्न ज्वार भाटा आता है। निम्न का मतलब नीचा, निची लहरें। जब जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है उसे भाटा कहते हैं। नहीं, उसे कहते हैं ज्वार। यानी जब जल ऊंचा उठता है तो ज्वार है और नीचे गिरता है तो भाटा है। ज्वार भाटा, ऐसे ये समुद्र में लहरें उठती गिरती रहती है। ठीक है, दिन में 2 बार नियम से, उठना गिरना, उठना गिरना। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये द होगा। भाटा नहीं कहेंगे इसको, इसको ज्वार कहेंगे, लहर का ऊपर उठना। देखो भाटा होता है ना, वैसे ही भाटा हाथ से गिरता है नीचे, तो नीचे गिरना तो भाटा, और ऊपर उठना ज्वार, से याद रख लेना। वृहत ज्वार यानी बड़ा ज्वार, बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें, बड़ा ज्वार। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा ना, तो ये अपनी ओर खींचेंगे इसको, जल को। तो ये कब होता है? पूर्णिमा और अमावस्या को होता है वृहत ज्वार। जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार जो है वो उत्पन्न होता है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। धाराएं हैं गल्फ स्ट्रीम, अंगुलहास, हम्बोल्ट, फोकलैंड। क्या उत्तर होगा इसका? बताइए। तो फोकलैंड के बारे में हमने पढ़ा कि ये ठंडी धारा है और उत्तरी प्रशांत नहीं है, बल्कि ये जो अटलांटिक है इसी में है दक्षिण अटलांटिक। जैसे ही आपके नाम आए, ये 3 नाम, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव है, अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव वाला महाद्वीप, और अटलांटिक वो जो समुद्र है एस की आकृति वाला, वो उत्तर वाला उत्तरी अटलांटिक और नीचे वाला दक्षिणी अटलांटिक। तो दक्षिण अटलांटिक जो है वहाँ की ये धारा है फोकलैंड। निम्न में से असत्य कथन, ज्वार भाटा। अब ये असत्य वाले कथन प्रश्न क्यों बनाते हैं संजय पाल सर बार बार? क्यों? क्योंकि एक ही प्रश्न में 4-4 फैक्ट तैयार होते हैं। नहीं तो अब जैसे मान लो यहाँ पे जैसे अभी एक प्रश्न दिया तो ऐसे प्रश्न तो हो जाते हैं, लगभग हम देख रहे हैं 30 के माध्यम से 70-80 फैक्ट हम देख लेंगे, तो ये इसमें फ़ायदा मिलता है। और हमारी टेस्ट सीरीज़ की यही खास बात है, आपको यस गुरु ऐप पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी। ज्वार भाटा नौ संचालन की गतिविधियों में मददगार है। ज्वार भाटा तल छट्टों की गाद निकालने में मदद करते हैं। तल छट में गाद जो कचरा वगैरह कूड़ा करकट, नौ संचालन में भी लहरों के अनुसार उपयोग विद्युत शक्ति में भी किया जाता है, क्योंकि जैसे वो ज्वार ऊपर नीचे उठते हैं तो बिजली में क्या होते हैं, वो ऐसे 2 मतलब जैसे हवाई जहाज़ के पंख होते हैं ना, वैसे पंख से लगे रहते हैं, तो वो भी ऊपर नीचे होंगे, उससे गति होगी और उससे बिजली बनने में मदद होती है। तो सभी इसमें हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो लेब्राडोर, कैनरीज, बेंगुएला, क्यूरोशिवो। तो देखो दरवाज़ा, लेब्राडोर, ठंडा, ऐसे ट्रिक बना लेना आप इनकी। और ये जो क्यूरोशिवो है ये जो है गर्म है। ठीक है, गर्म क्यों है इसे ट्रिक से याद रख सकते हो कि गर्म क्यों हो रहे हो भाई, तो क्यों, क्यूरोशिवो। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। महासागर की जो धाराएं हैं गर्म ठंडी प्रभावित करती है। ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। अगली बात, ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश, जैसे पृथ्वी के ऊपर निम्न अक्षांश का मतलब 0 डिग्री, उच्च अक्षांश का मतलब 90 डिग्री, 80 डिग्री वो। तो ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न की ओर ही आएगी। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ये भूमध्य रेखा, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर सूर्य का तापमान सीधा पड़ता है, गर्मी ज़्यादा है, और इससे फिर ध्रुवों की ओर ये जाएगी इधर इधर। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वो स्थान मत्स्य क्षेत्र के लिए हानिकारक है। जैसे इधर से ठंडी आई, इधर से गर्म गई और ये मिली, तो जहाँ मिलेगी ना वहाँ तो तापमान एकदम मीडियम हो जाएगा, न ज़्यादा ठंडा न गर्म, तो वो तो अनुकूल होता है जीवों के लिए। इसलिए मछली के लिए सर्वाधिक अनुकूल जो है वो स्थान होता है, ध्यान रखना इसका। निम्न में से असत्य कथन। गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम। जैसे ये है भूमध्य रेखा, ये है ध्रुव है। अब अपना वजन तोला जाए तो यहाँ पे तो आएगा कम और यहाँ पे आएगा ज़्यादा।
गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि वो उसकी जो रेखा है उसकी सीधी उसके सीध में आता है। पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ, जैसे मान लो पृथ्वी है, हम तो ऊपर रहते हैं ना, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, कुआं खोदेंगे, पृथ्वी के अंदर घुसेंगे, तो अंदर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा घनत्व है, डेंसिटी है बीच में तो। ठीक है, अगला ऑप्शन, गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। और नेक्स्ट जो है, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। तो देखो, जैसा ये तो पहले वाली लाइन का ही काट है ना, फिर उसका विपरीत हो गया। जब ध्रुवों पर ज़्यादा है, विषुवत पर कम है, तो धरातल के विभिन्न जो अक्षांश हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक समान कैसे होगा। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे तो फिर गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा, तो ये गलत है। ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल पदार्थ जब एक मेंटल के ऊपरी रूप में रहता है तो उसे क्या कहते हैं। पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो परतें हैं, तो मेंटल है, उसके ऊपर जब वो रहता है तो उसको मैग्मा कहेंगे, और जब वो बाहर निकल जाता है तो उसको लावा कहेंगे, और जब वो इस रूप में बनता है तो उसे शंकु कहेंगे। सील्ड ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ज्वालामुखी का एक प्रकार है सील्ड। तो इसमें आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन, ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। नहीं, भीषण विस्फोटक जो है वो नहीं होते हैं, क्योंकि नाम ही इनका सील्ड है ना। तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि भैया तो सील किए हुए हैं, तो इतना घातक नहीं है। बाकी बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, हवाई द्वीप के पास है, और सिंडर शंकु होता है, तो भीषण नहीं होते, कम विस्फोटक होते हैं, क्योंकि सील किए हुए हैं। इसे ट्रिक से याद रख लेना। ज्वालामुखी कुंड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब ज्वालामुखी का कुंड है, पानी का कुंड होता ना वैसे ही, जहाँ लावा, तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक। इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल है। ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। विस्फोटक के समय बहुत ऊंचा ढांचा बना लेते हैं। तो देखो, विस्फोटक के समय बहुत ऊंचा ढांचा नहीं बनाएंगे, ये कुंड है ना, तो इसे ट्रिक से याद रख लेना। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फेकोलिथ, ठीक है, लावा का 36 दिशा में तस्त्री के रूप में जमाव सही है क्या, बताओ कमेंट करके। या फिर इसको क्या कहेंगे, सिल, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना। जैसे इस प्रकार से जो है ना वो लावा है, वो पृथ्वी के अंदर ही ऐसे साइड में जम जाता है, तो उसे कहते हैं सिल। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि जब सिलाई करते हैं मशीन में, तो कपड़ा ऐसे ही तो चलता है, आगे बढ़ता रहता है, सिलाई होती रहती है। डाइक, लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण इस प्रकार से अगर वो जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। ये आप डाई से याद रख लो। बालों की डाई करते हैं तो बालों को ऐसे खड़ा करके उनके ब्रुश से ऐसे डाई की जाती है। अब ये जो फेकोलिथ है ना, ये फेकोलिथ नहीं होगा, ये होगा लेपोलिथ। इसमें क्या होता है कि तस्त्री की भांति इस प्रकार से, मतलब प्लेट की भांति जम जाता है वो जो लावा है वो अंदर, पृथ्वी के अंदर। और अगला जो है इसका लेकोलिथ, इसकी ट्रिक याद रखना, छोटे आकार की गुंबदाकार, मतलब ये इस प्रकार से गुंबद के आकार के से, ठीक है, तो मतलब छतरी के आकार के से। तो आप ट्रिक याद रख लेना, बारिश में छतरी लेके निकलो, लेको, छतरी लेके, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का अप्रत्यक्ष स्रोत, ये यहाँ पे इसको आप स्रोत पढ़े तो अप्रत्यक्ष, जैसे देखो गुरुत्वाकर्षण, भूकंप और उल्कापिंड, ये तो है अप्रत्यक्ष। और ज्वालामुखी उद्गार है प्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें तो पृथ्वी के अंदर जो है वही तो सीधा बाहर आया लावा, तो इसलिए ये तो हो गया प्रत्यक्ष। और तो ये प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं है ये। निम्न में से असत्य कथन को चुने, तो चुनिए आप असत्य को। क्वेश्चन नंबर 52।
2। ये भूकंप से संबंधित स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। अंदर जो प्लेटें हैं वो टकराएगी, गति करेगी तो ऊपर कंपन होगा। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन प्रारंभ होता है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे मान लो ये ज़मीन है और इसके नीचे मान लो यहाँ कोई कंपन हुआ तो ये इसका उद्गम केंद्र है, और इसके ठीक ऊपर जो स्थान है वो इसका कहलाता है अधि केंद्र। अधि का मतलब ही ऊपर होता है, जैसे अधीक्षक वगैरह होता है ना, अधिकारी। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये सही। उद्गम केंद्र पर भूकंप तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। जैसे ये उद्गम केंद्र है और ये अधिकेंद्र है। तो तरंग तो देखो चल के तो पहुँचेगी। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ किया ऐसे तो तरंग पहुँचेगी आगे, पानी में पत्थर डालेंगे तरंग जाएगी। तो यहाँ नहीं, अधिकेंद्र जो है वहाँ पर, उद्गम केंद्र पर नहीं बल्कि अधि केंद्र पर भूकंप तरंगों को सबसे पहले महसूस जो है वो किया जाएगा। अब भूकंप में ही 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। एक तो प्राइमरी तरंगें P, एक सेकेंडरी तरंगें और एक L तरंगें। तो P तरंगों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो P तरंगों के बारे में आप जान लीजिए, यह तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। प्राइमरी है ना, तो सबसे फास्ट। इन तरंगों को प्राथमिक तरंगें, P प्राइमरी प्राथमिक। P तरंगें गैस, तरल और ठोस तीनों में गुजर सकती है। तो ये पृथ्वी के आर पार भी चली जाती है। ठीक है, तो गैस में से, तरल में से, ठोस में से पृथ्वी का जो केंद्र है वो जो तरल है उसमें से भी चली जाती है। इन तरंगों से उत्पन्न कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। इन तरंगों से उत्पन्न कंपन की दिशा जो है वो समकोण नहीं होगा यहाँ पे जो है वो होगा तरंगों की दिशा के समानांतर। जैसे ये तरंग जा रही है तो इसके साथ साथ ही कंपन महसूस होगा। ये तरंग जा रही है और ऐसे कंपन, ये समकोण हो गया, ऐसे नहीं होगा, समानांतर होगा। ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। ये भी ध्यान रखना, कोई तरंग नहीं जाएगी ना PSL। यहाँ P और S दोनों ही तरंगों की भूकंप अधिकेंद्र से कितने डिग्री के बीच पाया जाता है, यानी जो छाया क्षेत्र है वो P और S के बीच कितने डिग्री पर पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 105 डिग्री से 145 डिग्री। इसको थोड़ा याद रख लेना। भूगर्भीय S तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सेकेंडरी तरंगें हैं उनके बारे में। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें या गौण तरंगें भी कहते हैं। इसको फुल स्टॉप मानिए, अनुप्रस्थ, अनुदेर के। ठीक है, तो अनुप्रस्थ S तरंगें धरातल पर P तरंगों के बाद पहुंचती है। यह केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं हम इसमें। ये रहा, यह तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। इनसे सेलों का विस्थापन, चट्टानी विस्थापन, तो ये सही नहीं है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें होती है वो तीसरी प्रकार वाली L प्रकार वाली होती है, जो धीमी होती है मगर सबसे विनाशक होती है। अगला प्रश्न 56 नंबर। असत्य कथन, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापते हैं। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। धरातलीय तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। सभी प्राकृतिक भूकंप केवल दुर्बलता मंडल में आते हैं। तो बताओ स और द में से क्या होगा? तो सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल नहीं बल्कि स्थल मंडल जो है ये होगा, स्थल मंडल में आते हैं। धरातलीय तरंगें सबसे विनाशकारी होती है, वो भी सही है। नेक्स्ट, विवर्तनिक भूकंप भ्रंश तल के किनारों चट्टानों के खिसकने से उत्पन्न होते हैं। भ्रंश तल मतलब जो टूटा हुआ होता है,
नियत भूकंप ये खनन क्षेत्रों में होते हैं। विस्फोटक भूकंप परमाणु रासायनिक विस्फोटों के कारण होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप ये नियत भूकंप का ही प्रकार है। नहीं, ज्वालामुखी भूकंप जो है वो नियत का नहीं, विवर्तनिक भूकंप का ही प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे विवर्तनिक हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी है और ये ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में 1997 में। इसको प्रभावी कब से माना गया है? तो 2005 से इसको प्रभावी हो गया, मतलब नियमों को कठोर कर दिया गया। वे गैसें जो सौर विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको ले लेती है और ये गैसें वायुमंडलीय तापन को बढ़ा देती है। तो इससे क्या होता है, सूर्य से जो किरणें आई तो उनको वो सोख लेती है, तो इसलिए वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इन गैसों को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, 30 इससे पहले देख लिए। तो 60 प्रश्न जो है हमने यूनिट 6 जो रीट में आने वाली है, जो कि जियोग्राफी के लिए है और जिसमें ये टॉपिक नए जोड़े गए हैं सौरमंडल वगैरह, उनसे आपके लिए तैयार किए हैं NCERT और अन्य स्रोतों से संजय पाल सर ने। यस गुरु एप्लीकेशन पर चिराग नाम से रीट के लिए इम्पोर्टेंट कोर्स अवेलेबल है। 10 दिन बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सामग्री है। अगर आप 10 दिन क्या उसको एक सप्ताह भी पढ़ लेते हो, 1 वीक जो नोट्स रिवीजन के रूप में, जिसमें NCERT के कंप्लीट नोट्स है सामाजिक के लिए यूनिट 1 से लेके और यूनिट 7 तक। उसके अलावा यूनिट 8, 9, 10 राजस्थान जीके के लिए 750 क्वेश्चन हमने तैयार कर रखे हैं राजस्थान अध्ययन और RBC की किताबों से। यूनिट 11, 12 के लिए भी 225 मॉडल क्वेश्चन शिक्षण वीडियो के और ओल्ड क्वेश्चन अब तक आए हुए शिक्षण वीडियो के हमने साथ साथ में दिए हैं। तो शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार मैटर है और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जो टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।